क्या भारतीय जनता पार्टी को सचमुच पसमानदा मुसलमानों की फिक्र है या इन्हें भी सिर्फ राजनीति ही करनी है? सबसे पहले आपको समझाते हैं कि पसमानदा मुसलमान है कौन। पसमानदा एक फारसी शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पस और मानदा। पस का मतलब होता है पीछे और मानदा का मतलब होता है छूट जाना। इस लिहाज से विकास के दौर में पीछे छूट गए लोगों को पसमानदा कहा जाता है। मुस्लिम समाज का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा तबका पसमानदा कहलाता है। 2011 की जनगणना को देखें तो भारत की जनसंख्या का लगभग 20 करोड़ आबादी मुस्लिमों का है, जिसमें से लगभग 85% मुस्लिम पसमानदा वर्ग से आते हैं। यानी कि 20 करोड़ में से लगभग 16 से 17 करोड़ लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। अरब देश, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आए मुसलमान खुद को भारतीय मुसलमान से बेहतर समझते हैं, इसलिए उन्हें अशरफ कहा जाता है। अशरफ मुसलमानों का सैकड़ों साल सत्ता में रहने के कारण ही आज भी समाज में उनका प्रभुत्व कायम है और आज़ादी के बाद ही मुसलमानों का नेतृत्व भी उन्हीं के हाथों में रहा। इसी वजह से पसमानदा मुसलमान राजनीतिक रूप से हमेशा से हाशिए पर रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस तबके का जिक्र किया है तो इसके बारे में जानना सब कुछ जरूरी हो जाता है। जब बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जाता है कि पूरा विपक्ष एक हो रहा है, आप लोग जीतेंगे कैसे, तो उनका जवाब होता है हम 50+1 पर काम कर रहे हैं, यानी कि हमें कुल वोटों का 51% वोट चाहिए, बाकी 49 विपक्ष आपस में बांट लेगा। जब देश के प्रधानमंत्री सभी मंचों से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का नारा देते हैं, तो उनका मतलब यह होता है कि भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वहां की सबसे पिछड़ी, दरिद्र और शोषित जनता, जिसकी तादाद काफी बड़ी है, वो मुख्य धारा में ना आ जाए। तभी देश का विकास संभव है जब ये सभी मुख्य धारा में आएंगे। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको वर्तमान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा ध्वजवाहक माना जाता है, वे कहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिलेगा लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। इससे भी यही आशय है कि आप भले ही जिस भी धर्म के हो, जिस भी पार्टी को आपने वोट किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार हमारी है, योजना हम बनाते हैं, तो इसका लाभ हर तबके को बिना किसी भेदभाव के मिलेगा। आज हम यह बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है परितोष शाही और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पिछले हफ्ते हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ग के पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा है कि इनका वोट तो सभी लेते हैं लेकिन इनकी हक का आवाज कोई नहीं उठाता। इस बयान के बाद से विपक्ष में खलबली सी मच गई है। आखिर कौन है पसमानदा मुसलमान, मुस्लिम समुदाय में इनकी भागीदारी कितनी है और आज के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों की संख्या है लगभग 3.5 करोड़, बिहार में 1,50,00,000, झारखंड में 40 लाख, बंगाल में 2 करोड़ और दिल्ली में करीब 17 लाख। पसमानदा मुसलमानों की संख्या भले ही इन जगहों पर ज्यादा हो, लेकिन राजनीति में वर्चस्व हमेशा से ही मुसलमानों में अपर कास्ट का रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज्यादा दिन तक देश पर राज करने वाली पार्टी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वहां भी आपको हमेशा से ही अपर कास्ट मुसलमानों का ही दबदबा दिखेगा। मुसलमान नेताओं की बात की जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अपर कास्ट मुसलमान से ही आते हैं, जाकिर हुसैन, खान अब्दुल गफ्फार खान। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो गुलाम नबी आजाद से लेकर सलमान खुर्शीद, जो अभी कांग्रेस के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, ये दोनों ही अपर कास्ट से आते हैं। बात जब कांग्रेस की हुई है तो बीजेपी पर भी बात कर ही लिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान तो वैसे भी बीजेपी से नाराज है, उन्हें वोट नहीं करती, लेकिन इनके इतिहास को खंगालना भी जरूरी है। सिकंदर बख्त, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शहनवाज हुसैन, जो बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, वह भी सभी अपर कास्ट से ही आते हैं। यह तो हो गई अपने देश के राष्ट्रीय पार्टियों की बात। अब बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टियों की, या वैसी पार्टियों की जो कई राज्यों में अपना प्रभुत्व कायम करने में कामयाब रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़े आजम खान हो, एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी हो, राजद में कहीं बहुत बड़ा कद रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन हो, ये सभी बड़े मुस्लिम नेता अपर कास्ट से ही आते हैं। अभी जितना भी मैंने नाम लिया वो अपने आप को मुसलमान के सबसे बड़े चिंतक के रूप में दिखाते हैं, लेकिन खुद तो बड़े हो गए। उन्हीं के समाज का सबसे बड़ा वर्ग, सबसे पिछड़ा वर्ग, सबसे दरिद्र वर्ग काफी पीछे छूटता चला गया। आज भी उनकी माली हालात क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। किसी तरह पसमानदा मुसलमान को इन्होंने मिलकर भी आगे नहीं बढ़ाया। भाजपा के रणनीतिकार मुसलमानों में मलिक यानी तेली, मोमिन अंसार यानी जुलाहा, कुरैशी यानी कसाई, मंसूरी यानी धुनिया, इदरीसी यानी दर्जी, सैफी यानी लोहार, सलमानी यानी नाई, हवारी यानी धोबी, इन सबों में अपनी बड़ी संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। यह सभी आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हैं। एक डेटा के आधार पर आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव तो आपको याद ही होगा, जहां 2017 और 2022 के चुनाव के बाद काफी कुछ बदला है।
2017 के चुनाव में जहां बीजेपी को मात्र 6% मुस्लिम वोट मिले थे, वहीं 2022 में यह बढ़कर 8% हो गया था। आप कहेंगे 5 साल में 2% का बढ़ना कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन जिस यूपी में 4 से 5% वोट अगर इधर से उधर ट्रांसफर हो जाए तो सत्ता बदल जाती है, वहां 2% वोट का बढ़ना काफी मायने रखता है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के बारे में, जहां 2017 में अखिलेश यादव को 46% मुसलमानों ने वोट दिया था, वहीं 2022 में उन्हें मुस्लिम समुदाय का लगभग 80% वोट मिला था। मतलब हर 10 में से 8 मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। ऐसा भ्रम फैलाया गया था कि मुसलमान के वोट बंटने के कारण ही बीजेपी जीतती है, इसलिए सभी मुसलमान एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे। और नतीजा क्या हुआ ये तो आपके सामने ही है। इससे एक बात तो साफ पता चलता है कि मुसलमानों का वोट सभी को चाहिए। सभी पार्टियां अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा समझती है, लेकिन जब बात सत्ता में भागीदारी देने की आती है तो इनका इनका सारा समर्थन अपर कास्ट तक ही सिमट कर रह जाता है। समाजवादी पार्टी के मुसलमान प्लस मंडल की राजनीति को बीजेपी ने इस साल इस तरह से साधा कि 35 सालों का इतिहास ही बदल गया। इतने लंबे अंतराल के बाद ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री लगातार 2 बार यहाँ की कुर्सी संभाले। इससे तो साबित यह हो ही जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की पहली पसंद अभी भी अखिलेश यादव की पार्टी ही बनी हुई है। लेकिन इतना वोट देने के बाद भी अखिलेश यादव की पार्टी ने उन्हें कभी पलट कर नहीं देखा, और वोट देने वाले ने भी उनसे कभी यह नहीं पूछा कि आज भी मैं पसमानदा क्यों हूं, आज भी हमारे समाज मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों है। इस पर सवाल ये लोग इसलिए नहीं पूछते हैं कि इस बात को लेकर उन्हें डराया जाता है। सामने जो पार्टी है वो तुम्हें खत्म करना चाहती है, हम तुम्हें बचाएंगे इसलिए हमें वोट करो। क्या सचमुच केंद्र में मोदी सरकार और जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वहां ऐसा हो रहा है? इसका एक फैक्ट हम आपके सामने रखते हैं, जिसके बाद आप खुद इस फैलाए गए भ्रम को सही सही या गलत पर आकलन कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम तो आप जानते ही हैं। इनमें से अल्पसंख्यक समुदाय को लगभग 31% आवास मिले हैं। इन 31% में भी ज्यादातर आवास पसमानदा मुसलमानों को मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें से भी अल्पसंख्यक को लगभग 33% मिला है, और इनमें भी बड़ा हिस्सा पसमानदा मुसलमान को ही गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें सिलेंडर बढ़ता है, इसमें भी 37% का बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक को गया था, जिसका बड़ा शेयर पसमानदा मुसलमान को ही मिला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाता है, इसमें भी 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। इस तरह से लगभग 26 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ देश के सभी धर्मों के दलित, शोषित, दरिद्र वर्ग को बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है। एक रोचक आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह आंकड़ा आजादी से लेकर 2004 तक का है, जिसमें लगभग 7,000 नेता केंद्र में लोगों द्वारा चुनकर भेजे गए। इनमें से मात्र 400 मुसलमान नेता चुने गए हैं। इन 400 में से भी सिर्फ 60 नेता पसमानदा वर्ग से चुने गए थे। इस आंकड़े के बाद यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि पसमानदा मुसलमानों का हाल राजनीति में और उनके नेतृत्व में कितना रहा है। जब से नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमान पर ध्यान देना शुरू किया है, उसके बाद से ही मुसलमानों के सबसे बड़े छत्रप के रूप में अपने आप को मानने वाले ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का नींद गायब है, क्योंकि इन प्रदेशों में पसमानदा मुसलमानों की संख्या काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमान की संख्या 3 करोड़ 50 लाख और पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ है। बीजेपी की कोशिश अपने वोट बैंक को 51% तक लाने की है, ताकि वह अगले 30 से 40 साल तक सत्ता पर राज कर सके। इसके लिए उसे हर समाज का थोड़ा बहुत वोट तो चाहिए ही। हिंदू समाज के पिछड़े और दलित समाज से बीजेपी को काफी वोट पहले ही खिसक चुका है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 8% मुस्लिम वोट मिला है। इनमें जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। यह ज्यादातर पसमानदा मुसलमान ही हैं, तथा इनमें भी महिलाओं का संख्या ज्यादा है, जिसका कारण 3 तलाक को खत्म किए जाना को माना जाता है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। इस बार योगी मंत्रिमंडल में अपर कास्ट से आए मोहसिन रजा के स्थान पर दानिश अंसारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जो पसमानदा समाज से आते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता के अनुसार आने वाले समय में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10,000 सामुदायिक वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इसी समुदाय से ऐसे सदस्यों की पहचान की जा रही है जिन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हुआ हो। पार्टी द्वारा लगातार मुस्लिम लाभार्थी की बैठक की आयोजित की जा रही है। भाजपा मुस्लिम वर्ग के पिछड़े दरिद्र वर्ग को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि उनकी किस्मत केवल भाजपा ही बदल सकती है। बीजेपी की ये रणनीति कितना सही साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन। मैं हूं परितोष शाही और कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।